शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन आपके चल रहे थे। इसमें आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। ठीक है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्टमीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा या गुजरेगा। तो सबसे पहले बेलन बना लेते हैं। मानकर चलिए ये कोई बेलन है, इसके दोनों सिरे गोल है और इसका जो आवेश वितरित है वो क्यू है। क्यू कूलाम का आवेश इसको दिया गया है और वक्र पृष्ठ से 5 वोल्टमीटर वैद्युत फ्लक्स, जो इसका वैद्युत फ्लक्स है वो 5 है। वक्र पृष्ठ का यानी इसके जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसका वैद्युत फ्लक्स 5 है। तो इसके जो प्लेन वाले तल हैं, जो राउंड वाले तल हैं, उनका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 5p और इसका भी हो जाएगा 5p, क्योंकि दोनों एक ही त्रिज्या के हैं। एक ही त्रिज्या के होने के कारण इनका क्षेत्रफल भी एक ही होगा और इनका आयतन भी एक ही होगा, यानी समान होगा। इसीलिए मैंने इसको 5p और इसको भी 5p माना है। पूछते हैं किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। लिखेंगे बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कोमा लगाएंगे और लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय यहां प्रयोग कर रहे हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर वितरित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। यह गॉस की प्रमेय है। सूत्र है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां पर क्यू है बेलन को दिया जाने वाला आवेश और एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की वैद्युतशीलता, और यहाँ पर फाई ई है पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर जो इसका वक्र पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई है, और जो इसके प्लेन वाले तल है यानी जो गोल फलक है, गोल फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5p यहाँ पर है, और दूसरे फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5p है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरी आकृति के द्वारा, पूरे बेलन के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप ज्ञात कर रहे हैं। तो हो जाएगा 5 प्लस 5p प्लस 5p इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हो जाएगा। हमने क्या किया? कुल वैद्युत फ्लक्स जोड़ दिया। पूरी आकृति यानी पूरे बेलन के द्वारा गुजरने वाला या पूरे बेलन से गुजरने वाला या निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए 5 प्लस 5p प्लस 5p हमने कर दिया। अभी देखिए 5p और 5p कितना हो गया? 2 हो गया। 5 प्लस 2
फाई पी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये थोड़ा नीचे करके लिखो समझने के लिए। फाई प्लस 2 फाई पी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अब देखिए हमको वैल्यू निकालनी है फाई पी की किसी एक फलक से, क्योंकि वक्रीय पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है या उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो हमको दे रखा है। इसके दो फलक बचे हैं, एक तो गोल वाला फलक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। लेफ्ट और राइट दोनों फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछते हैं, तो हमको फाई पी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हो जाएगा 2 फाई पी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ये जो फाई है इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। हमको वैल्यू निकालनी है, ये तो दोनों फलकों से है क्योंकि 2 लग रहा है ना इसमें, ये दोनों फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन हमको किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। तो ये दो भी हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 के अपॉन में चला जाएगा। इसलिए हो जाएगा 5p इक्वल टू 5p इक्वल टू 1/2। इसको पहले ही लिख लीजिए और ब्रैकेट में रहेगा q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस 5। ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी, यानी किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 5p इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर q अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस 5। यही आपका आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही कहते हैं गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर संधारित्र की बात हो चुकी है, तो संधारित्र का जो टॉपिक है, लेसन है, वो अगला है, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ आ चुका है तो हम इसको कर लेंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश की मात्रा को कुछ समय के लिए एकत्रित किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ऐसी युक्ति जिसमें आवेश की मात्रा को स्टोर किया जा सके। अब आवेश की मात्रा को बैटरी में भी स्टोर किया जा सकता है, सेल होता है जो चार्जेबल बैटरी होती है, तो संधारित्र नहीं कहला सकते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये संधारित्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश की मात्रा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सके, रोका जा सके या रखा जा सके। मानकर चलिए कोई संधारित्र है, संधारित्र की रचना होती है, इसमें 2 प्लेटें होती हैं। मानकर चलिए पहली प्लेट ये हो सकती है और दूसरी प्लेट इसकी ये हो सकती है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। ये इसको पहली प्लेट मानो, क्योंकि असीमित विस्तार इन्होंने बताया है प्लेट का, तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, और इसको दिया जाने वाला आवेश q है। प्रत्येक प्लेट को दिया जाने वाला आवेश q है, जिसके कारण प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश सिग्मा हो जाएगा, यानी उसका जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा रहेगा। तो इस प्लेट का भी सिग्मा है, इस प्लेट का भी सिग्मा है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो है। माना कि ये दोनों प्लेटें या यह संधारित्र वायु में स्थित है, तब
लिखेंगे संधारित्र की संधारित्र। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पर, एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। बात करते हैं ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है, ऋणावेशित माइनस माइनस माइनस। तो ऋणावेश पूरी प्लेट पर फैल जाएगा और इस वाली प्लेट पर जो आपकी पहली प्लेट है इस पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। अब समझ लीजिए इसके बीचों बीच में कोई भी बिंदु है, मानकर चलिए वो बिंदु P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली प्लेट के कारण दूर जाती हुई प्रतीत होगी, यानी E1 की दिशा आगे की तरफ होगी और दूसरी वाली प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, यानी E2 की दिशा भी इसी तरफ होगी। E1 और E2 समदिश हैं। तो पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लिखेंगे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो हो जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ ध्यान देंगे सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ चुकी है हमारे पास E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक इसी प्रकार से दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हो जाएगा लिखना पड़ेगा थ्योरी में, संधारित्र की दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता कह लो या वैद्युत क्षेत्र कह लो, बात एक है, लेकिन मैंने तीव्रता लिखा है ऊपर भी तो नीचे भी मैं तीव्रता ही लिखूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। हो जाएगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा E1 और E2 दोनों की दिशा एक है, E1 भी आगे की तरफ है, E2 भी आगे की तरफ है। तो क्या होगा, समदिश होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, समदिश होने के कारण जुड़ जाएंगे। लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर ये आता है बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता याद कर रहे हैं तो क्या होगा, और दोनों समदिश है तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, समदिश है इसीलिए जुड़ गए हैं, समदिश होने के कारण जुड़ गए हैं। तो क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रख दी, दोनों के स्थान पर आधा ये है और आधा ये, जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, यानी जो कुल तीव्रता है हमारे पास वो हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। यानी दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, इसके कारण आप वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं।
क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी आपने मानी है। लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है, मीटर में डी है। तब क्या याद कर रहे हैं? प्लेटों के बीच विभव। प्लेटों के बीच विभव। वोल्टेज आप याद कर रहे हैं तो सूत्र है हमारे पास V इक्वल टू E इंटू डी। V इक्वल टू E इंटू डी, क्योंकि वोल्टेज को V से शो किया जाता है। E वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता है और D यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी या डिस्टेंस है। E की वैल्यू जो आपने ज्ञात की है ये आप रखेंगे यहाँ पर और हो जाएगा V इक्वल टू E की वैल्यू आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो जाएगा ये इस तरह से। अब चूंकि का चिन्ह लगाएंगे और सिग्मा का जो सूत्र है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A होता है। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। मात्रक लिखना चाहो लिख दो, क्या होगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रयोग करेंगे और हो जाएगा V इक्वल टू सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन A, Q अपॉन A प्रयोग कर लिया। डी ऊपर है तो ऊपर रखिए और एप्सिलॉन 0 नीचे है तो नीचे आ जाएगा, यानी इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा। प्लेटों के बीच में QD अपॉन A एप्सिलॉन 0 वोल्ट उत्पन्न होगा, इतना विभव उत्पन्न होगा। अब वोल्टेज आ चुका है, यहां से इसकी आप धारिता ज्ञात कर सकते हैं। आता है? चलो आता ही लिखो। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, क्योंकि प्रश्न में हमसे धारिता पूछी है। धारिता का मतलब होता है संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं, यानी धारण क्षमता। धारण क्षमता मतलब समझिए जैसे 1 किलो का लीटर है, 1 लीटर है, उसमें 1 लीटर ही वस्तु आएगी। समझ लीजिए दूध है, तेल है या और कोई वस्तु आप माप रहे हैं लिक्विड में, जो लिक्विड है लीटर में आप उसको मापते हैं उसका आयतन को, तो क्या होगा? 1 लीटर उसकी धारिता हो जाएगी, यानी 1 लीटर ही वह लिक्विड धारण कर सकता है बर्तन, जिसकी माप 1 लीटर की है। अब 1 किलोग्राम चीनी है तो ये तो अलग माप हो जाएंगे, डीपली नहीं जाना चाह रहे। धारिता का मतलब होता है कि संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है इसका C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। Q यहाँ पर आवेश है और V यहाँ पर वोल्टेज यानी विभव है और C है इसकी धारिता। रखेंगे सूत्र और हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V। अब V की वैल्यू निकाल रखी है आपने, ये इस वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा QD नीचे रहेगा, Q इंटू D और A एप्सिलॉन 0 पहुंचेगा ऊपर। Q से Q कटेगा और बचेगा आपके पास C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D।
यानी जो संधारित्र है उसकी धारिता आ जाती है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और इसकी जो धारिता होती है वो फैरड में होती है। तो आप चाहो तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो, फैरड। लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपका सोल्व हो चुका है। C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D फैरड, इतनी धारिता उत्पन्न होगी संधारित्र में।